गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी सेकंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकंड ईयर बायो के लिए। टॉपिक अपना रहेगा गैमेटोजेनेसिस और इसका पार्ट नंबर पढ़ेंगे हम 8। गैमेटोजेनेसिस का आज पार्ट हम पढ़ेंगे 8 नंबर। तो पिछली क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, यानी हम पढ़ रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को अपन ने दो भागों में डिवाइड किया था। फर्स्ट था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, यानी शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। शुक्राणु पूर्वी के निर्माण की जो क्रिया थी वो हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का सेकंड पार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस टू टाइप्स का था, या इसको दो भागों में अपन बांट सकते हैं। फर्स्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड यानी शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। सेकंड था स्पर्मियोजेनेसिस। यानी शुक्र जनन या शुक्राणु जनन। अब देखिएगा, हमने पिछली क्लास के अंदर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड यानी पार्ट 7 के अंदर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड शुक्राणु पूर्वी का निर्माण किस प्रकार से हो रहा था वो पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्पर्मियोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन। अब देखिएगा, स्पर्मियोजेनेसिस की अपन डेफिनेशन लिखें तो किस प्रकार से होगी। हम डेफिनेशन लिख रहे हैं स्पर्मियोजेनेसिस की। शुक्र जनन की। अब देखिएगा, शुक्र जनन की डेफिनेशन अपन किस प्रकार लिखेंगे। एचल गोलाकार शुक्राणु पूर्वी कोशिका का एचल गोलाकार शुक्राणु पूर्वी कोशिका का पूंछ युक्त गतिशील संरचना शुक्राणु में बदलना ही स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मियोजेनेसिस यानी शुक्र जनन की डेफिनेशन अपने क्या लिखेंगे। एचल गोलाकार शुक्राणु पूर्वी कोशिका का पूंछ युक्त गतिशील संरचना शुक्राणु में बदलना ही स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। यानी कहने का मीन ये है कि स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर एक शुक्राणु का निर्माण किस प्रकार से होता है वो अपन पढ़ेंगे। तो हमारा इसके
अंदर नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म स्पर्म या पार्ट्स ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस यानी इस पॉइंट को या तो अपन स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म यानी शुक्राणु की संरचना नाम दे सकते हैं, या फिर पार्ट ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस यानी शुक्राणु जन्म के विभिन्न पार्ट्स नाम दे सकते हैं। कहने का मीन ये है कि शुक्राणु निर्माण की जो क्रिया होती है उसको अपन निम्न पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, या फिर आप हेडिंग डाल सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब देखिएगा शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु होता क्या है, मेल गेमेट्स है जो कि क्या है, हैप्लॉइड होता है। अब देखिएगा शुक्राणु की संरचना की अपन बात करें तो शुक्राणु को निम्न निम्न भागों के अंदर बांटा गया है। फर्स्ट होता है हेड यानी सिर, सेकंड होता है नेक यानी ग्रीवा, थर्ड जो होता है वो होता है मिडल पार्ट यानी मध्य खंड। और जो लास्ट पार्ट होता है इसका कौन सा होता है, टेल यानी पूंछ। अब देखिएगा स्पर्म की जो संरचना है उसको 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जो होती है वो कौन सा होता है, हेड यानी सिर। सेकंड जो होता है वो है नेक यानी ग्रीवा। थर्ड जो होगा वो होगा मिडल पार्ट यानी मध्य खंड। और जो लास्ट पार्ट रहेगा वो होगी टेल यानी पूंछ। हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ हेड यानी हेड का निर्माण। शुक्राणु की संरचना के अंदर अपन फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ हेड यानी सिर का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ हेड यानी सिर का निर्माण, या सीधी भी हेडिंग डाल सकते हो आप, हेड यानी सिर। आप सभी जानते हो कि सिर क्या होता है, शुक्राणु का अग्र भाग होता है जो कि मनुष्य के अंदर चम्मच के आकार का दिखाई देता है। ठीक है, ये क्या होता है, स्पर्म का हेड यानी सिर भाग होता है, यानी शुक्राणु का जो अग्र भाग है वो क्या है, हेड यानी सिर होता है। ठीक है, अब इसका जो सिर होता है वो मनुष्य के अंदर चम्मच के आकार का दिखाई देता है। किस आकार का, चम्मच के आकार का दिखाई देता है। ठीक है, इस सिर भाग के अंदर एक्रोसोम और न्यूक्लियस पाया जाता है। हेड भाग के अंदर क्या उपस्थित होता है, एक्रोसोम भी पाया जाता है और इसके अलावा इसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है। अब देखिएगा एक्रोसोम क्या होता है, एक्रोसोम क्या होता है, एक्रोसोम शुक्राणु के अगले सिरे पर उपस्थित टोपीनुमा संरचना को क्या बोला जाता है, एक्रोसोम बोला जाता है। यानी शुक्राणु के अगले सिरे पर उपस्थित टोपीनुमा संरचना को क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोला जाता है। और उसके जस्ट पीछे क्या उपस्थित होता है, गोलाकार स्ट्रक्चर जिसको क्या नाम देते हैं अपन, न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, एक्रोसोम तथा न्यूक्लियस के बीच में खाली स्थान यानी रिक्त स्थान दिखाई देता है जिसको परफोरेटियम कहा जाता है। परफोरेटियम
परफोरेटियम कहा जाता है। परफोरेटियम होता क्या है, एग्रोसोम और न्यूक्लियस के बीच का जो खाली स्थान होता है वो क्या कहलाता है, परफोरेटियम कहलाता है। अब अपन बात करते हैं कि एग्रोसोम होता क्या है, वो तो आपने पढ़ लिया। अब एग्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है वो अपन को पढ़ना है। तो अगला जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हेड के अंदर वो क्या होगा अपना, एग्रोसोम। क्या होगा, एग्रोसोम। एग्रोसोम, एग्रोसोम क्या होता है, शुक्राणु के अगले सिरे पर उपस्थित टोपीनुमा संरचना को एग्रोसोम कहा जाता है। एग्रोसोम कहा जाता है। आगे देखिए, एग्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय के द्वारा होता है। अब देखिएगा, एग्रोसोम होता क्या है, शुक्राणु के अगले सिरे पर उपस्थित टोपीनुमा संरचना को एग्रोसोम कहा जाता है। एग्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है, गोल्जी काय के द्वारा होता है। अब हम पढ़ेंगे कि गोल्जी काय में ऐसा क्या होता है कि, या फिर गोल्जी काय किस प्रकार से शुक्राणु के एग्रोसोम का क्या करती है, निर्माण करती है। अब देखिएगा, एग्रोसोम का निर्माण किस प्रकार से होता है वो अपन को पढ़ना है। तो ये है न्यूक्लियस। ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। न्यूक्लियस यानी केंद्रक, और इधर ये क्या है, गोल्जी बॉडी। ये क्या है, गोल्जी बॉडी। अब देखिएगा, इस गोल्जी काय के द्वारा, पहले इसको बना लेते हैं उसके बाद बताएंगे कि इसमें होता क्या है।
दिखाई दे रहा है वो है फॉर्मेशन ऑफ हेड, यानी सिर भाग का निर्माण किस प्रकार से होता है। अब देखिएगा कि सिर भाग के अंदर एक्रोसोम और न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक्रोसोम होता क्या है, पंख के अगले सिरे पर उपस्थित टोपीनुमा संरचना एक्रोसोम कहलाती है। अब एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है, गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। अब देखिएगा गोल्जी बॉडी के द्वारा, यानी गोल्जी बॉडी की जो पटलिकाएं होती है उसके द्वारा एक कणिका का निर्माण होता है जिसको प्रोएक्रोसोमल कणिका बोला जाता है। प्रोएक्रोसोमल ग्रेनुअल्स, प्रोएक्रोसोमल ग्रेनुअल्स बोला जाता है। देखिएगा कि हम पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ हेड। अब देखिएगा हम पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ हेड, यानी हेड भाग का निर्माण। हेड के अंदर हम पढ़ रहे थे एक्रोसोम का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो गोल्जी बॉडी की जो पटलिकाएं होती है उसके द्वारा एक कणिका का निर्माण होता है। इस कणिका को प्रोएक्रोसोमल ग्रेनुअल्स यानी प्रोएक्रोसोमल कणिका कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा प्रोएक्रोसोमल ग्रेनुअल्स बनने के तुरंत बाद न्यूक्लियस के अंदर दसनी क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। यानी प्रोएक्रोसोमल ग्रेनुअल्स जैसे ही बनी केंद्रक के किसी एक भाग में दसनी क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार गोल्जी काई की शेष बची हुई जो ट्यूब्यूल्स होती है यानी जो पटलिकाएं होती है वो व्यवस्थित होकर के इस प्रकार एक टोपीनुमा संरचना का क्या करती है, निर्माण करती है। इस टोपीनुमा संरचना को क्या बोला जाता है, एक्रोसोम बोला जाता है। अब देखिएगा इस एक्रोसोम के अंदर अपघटनकारी इसके अलावा लयनकारी एंजाइम उपस्थित होते हैं। एक्रोसोम के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, अपघटनकारी और लयनकारी एंजाइम उपस्थित होते हैं। अब ये अपघटनकारी और लयनकारी एंजाइम होता कौन सा है, हाइलुरोनिडेज। ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या करता है कि ये अंडाणु की जो झिल्ली होती है, अंडाणु की जो अंड झिल्ली होती है, अंडाणु की जो अंड झिल्ली होती है उसको गलाने का कार्य करता है कौन, हाइलुरोनिडेज एंजाइम। अब जैसे ही हाइलुरोनिडेज एंजाइम अंडाणु की अंड झिल्ली को गला देगा तो शुक्राणु आसानी से अंडाणु के अंदर क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है और निषेचन की क्रिया क्या होती है, संपन्न हो जाती है। तो इस प्रकार इस न्यूक्लियस और एक्रोसोम के बीच में अपन को खाली स्थान दिखाई देता है। एक्रोसोम और न्यूक्लियस के बीच में जो खाली स्थान दिखाई देता है उसको परफोरेटियम कहा जाता है। क्या बोलते हैं, परफोरेटियम कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ हेड भाग का निर्माण क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, नेक यानी गर्दन। तो शुक्राणु की संरचना का जो फर्स्ट पॉइंट था हेड, वो अपना क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, हेड यानी सिर। सेकंड हम बात करते हैं नेक यानी ग्रीवा की, नेक यानी ग्रीवा की। तो नेक क्या होता है, इस प्रकार से अभी जस्ट हेड की संरचना बनाई थी। ये क्या है, हेड। ये इधर क्या होता है, मिडल पार्ट, और ये बीच में क्या होती है, नेक। ये एक्रोसोम
और इधर क्या है, ये न्यूक्लियस। अब देखिएगा कि ग्रीवा यानी नेक क्या होता है। हेड और मिडल पार्ट के बीच में पतला संकरा क्षेत्र पाया जाता है। हेड और मिडल पार्ट के बीच में संकरा क्षेत्र पाया जाता है। इस संकरे क्षेत्र को ग्रीवा यानी नेक कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इसे, नेक यानी ग्रीवा कहा जाता है। इस ग्रीवा के अंदर अपन को दो सेंट्रियोल दिखाई देते हैं। एक सेंट्रियोल जिसको पैरोक्सिमल सेंट्रियोल बोला जाता है, पैरोक्सिमल सेंट्रियोल बोला जाता है। सेकंड जो होता है उसको डिस्टल सेंट्रियोल बोला जाता है, डिस्टल सेंट्रियोल। इसको क्या बोलते हैं, डिस्टल सेंट्रियोल। यानी नेक वाले पार्ट के अंदर दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है पैरोक्सिमल सेंट्रियोल, सेकंड होता है डिस्टल सेंट्रियोल। पैरोक्सिमल सेंट्रियोल कौन सा होता है, ऐसा सेंट्रियोल, यानी ऐसे बोल सकते हो कि नेक के अंदर दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं, जिनमें से एक सेंट्रियोल ऐसा होता है जो न्यूक्लियस के जस्ट पीछे उपस्थित होता है। न्यूक्लियस के क्या होता है, जस्ट पीछे उपस्थित होता है, जिसे पैरोक्सिमल सेंट्रियोल बोला जाता है, यानी समीपस्थ तारक केंद्र बोला जाता है। जबकि दूसरा सेंट्रियोल ऐसा होता है जो कि न्यूक्लियस से कुछ दूरी पर उपस्थित होता है, जिसको क्या बोलते हैं, डिस्टल सेंट्रियोल, यानी दूरस्थ तारक केंद्र बोला जाता है, दूरस्थ तारक केंद्र बोला जाता है। अब देखिएगा पैरोक्सिमल जो सेंट्रियोल होता है वो फर्टिलाइजेशन की क्रिया के दौरान, फर्टिलाइजेशन होता क्या है, मेल गेमेट्स यानी स्पर्म और फीमेल गेमेट्स यानी ओव्यूम दोनों के न्यूक्लियस का संयोजन क्या बना, जाइगोट। स्पर्म और ओवा के न्यूक्लियस का संयोजन ही क्या कहलाया, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इस प्रकार फर्टिलाइजेशन की क्रिया के परिणाम स्वरूप बना क्या, जाइगोट। अब हम पढ़ रहे थे पैरोक्सिमल सेंट्रियोल का फंक्शंस क्या होता है। तो पैरोक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है, निषेचन की क्रिया यानी फर्टिलाइजेशन के बाद बने जाइगोट में विदलन की क्रिया को प्रेरित करता है। कौन सी क्रिया को, विदलन यानी क्लीवेज की क्रिया को प्रेरित करता है। क्लीवेज क्या होते हैं, जाइगोट में होने वाले समसूत्री विभाजनों को क्या बोला जाता है, क्लीवेज कहा जाता है। जाइगोट में होने वाले समसूत्री विभाजनों को, जाइगोट में होने वाले लगातार समसूत्री विभाजनों को क्या बोला जाता है, क्लीवेज कहा जाता है, क्लीवेज कहा जाता है। तो इस प्रकार पैरोक्सिमल सेंट्रियोल का फंक्शंस क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया के दौरान बने जाइगोट में विदलन की क्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है। सेकंड जो सेंट्रियोल था वो था डिस्टल सेंट्रियोल। अब डिस्टल सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। तो डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है कि जो मिडल पार्ट होता है, कौन सा पार्ट, मिडल पार्ट यानी मध्य खंड के अक्षीय तंतु, इसके अलावा पूंछ के अक्षीय तंतु का क्या करता है, निर्माण करता है। पूंछ के अक्षीय तंतु का क्या करता है, निर्माण करता है। तो डिस्टल सेंट्रियोल का फंक्शन हो जाएगा कि मिडल पार्ट के अक्षीय तंतु तथा पूंछ के अक्षीय तंतु का निर्माण डिस्टल सेंट्रियोल के द्वारा किया जाता है। इसी के साथ नेक कंप्लीट हो जाती है। आगे हम पढ़ेंगे मिडल पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ आप रिवाइज कर लेना, हम पढ़ रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस,
जिसके 2 टाइप थे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड सेल यानी शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, जो कि हमने पिछली क्लास के अंदर पार्ट 7 के अंदर इसको पढ़ा था। अब हम बात कर रहे थे पार्ट 8 के अंदर स्पर्मियोजेनेसिस यानी शुक्र जनन या शुक्राणु जनन। होता क्या है, एचल गोलाकार शुक्राणु पूर्वी कोशिका का पूंछ युक्त शुक्राणु में बदलना ही क्या कहलाया था, स्पर्मियोजेनेसिस। एक स्पर्म की संरचना के अंदर 4 पार्ट थे। फर्स्ट हेड था, सेकंड क्या था, नेक, और थर्ड था मिडल पार्ट, और फोर्थ था टेल। जिसके अंदर हमने हेड और नेक का निर्माण किस प्रकार से होता है वो अपन ने पढ़ लिया था। अगले नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन को पढ़ना है मिडल पार्ट और टेल का निर्माण किस प्रकार से होता है।